Hello students, myself Om Prakash, posted at UPS Upper Chilla। तो आज हम 8th जियोग्राफी के चैप्टर 2 को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से पौधों की और जानवरों की कुछ जातियां ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ बहुत ख़तरे में चल रही हैं। लेकिन हम थोड़ा सा कल का टॉपिक रिकैप्चुलेट करेंगे। तो कल का टॉपिक था मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो उसमें यानी जो प्लांट्स पूरी वर्ल्ड में हम देखते हैं उन्हें हमने 4 बड़े बड़े भागों में बांट दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है या उनकी क्लासिफिकेशन 4 बड़े पार्ट्स में की है। पहला पार्ट था फॉरेस्ट, जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत लंबे लंबे दरख्त होते थे। फिर दूसरा ग्रासलैंड था, जिसमें बहुत कम साइज़ के छोटे साइज़ के घास और साथ ही साथ थोड़े उससे बड़े बड़े साइज़ के दरख्त पाए जाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जितने लंबे लंबे दरख्त पाए जाते हैं उतने ग्रासलैंड में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश और मॉइस्चर की कमी है। उसके बाद तीसरा था स्कब्स। तो वो रेतले इलाके में, जहाँ रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह के कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, छोटे छोटे कांटेदार झाड़ियों की शक्ल में। उसके बाद नंबर 4 पे हमने पढ़ा था टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये सिर्फ पोलर रीजन में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और मशरूम की शक्ल में वगैरह वगैरह या छोटा छोटा घास मॉसेस और लीचन्स वो होता था। तो इस तरीके से कल हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन सी मुसीबतें हैं जिनकी वजह से हमारे जानवरों और पौधों की जातियां अब बहुत ख़तरे में पड़ चुकी हैं और कुछ जातियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जंगल हमारी सबसे बड़ी दौलत है, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। हमारी अपनी दौलत होने के बावजूद भी हम उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है, जो इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स की और एनिमल्स की एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के सहारे जीते हैं। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से ही है। तो जैसे आपको पता है मैनी स्पीशीज हैज़ बिकम एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट, यानी बहुत सी स्पीशीज़ जानवरों की और पौधों की ख़तरे में पड़ चुकी हैं, इस वक्त बहुत ख़तरे के निशान के ऊपर हैं और कुछ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी उनका अब वजूद नहीं हो सकता। लेकिन हमें प्लांट्स और एनिमल्स इतना कुछ देते हैं और उसके बावजूद भी हम उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे कि हमें फ्रूट्स मिलता है, हमें फूड मिलता है, जानवरों की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, जैसे एंशिएंट टाइम में होता था, तो आज भी होता है। हमें पौधों से और जानवरों से दवाइयाँ मिलती हैं, यानी कुछ पौधों से मिलती हैं, कुछ जानवरों से मिलती हैं। टिम्बर मिलता है, कपड़ा मिलता है, पेपर मिलता है और मैनी मोर, और बहुत सी चीज़ें जो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं, हमारी गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही शुरू होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ और ख़त्म भी एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर ही होती है। तो इस तरह से इतना कुछ मिलने के बावजूद भी हमें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, हम ह्यूमन इंटरफेरेंस करते जा रहे हैं, हम रोड बनाते जा रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं है। खेती बाड़ी को बढ़ा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन, शहर बसा रहे हैं। लेकिन उन जानवरों की तरफ और उन प्लांट्स की तरफ हमें कोई ख्याल नहीं है कि जिनकी वजह से हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, हम उनको बिल्कुल
हर तरह से भूल चुके हैं। हमें ये पता नहीं है कि आखिरकार असलियत क्या है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से चेंजिंग क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो तो होगा। हम रोड्स में, बिल्डिंग्स में, डैम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मौसम भी चेंज होगा, तो चेंजिंग क्लाइमेट आएगा। तो जब चेंजिंग क्लाइमेट होगा उसके बाद भी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ हो जाएगी, क्योंकि किसी वक्त मौसम की वजह से जो पेड़ पौधों के लिए जो मौसम सही होता है, अगर वो उन्हें मौसम नहीं मिलेगा, या जानवर हैं वो जितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं उससे ज़्यादा पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, उनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स हैं, यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी स्पीशीज़ को बहुत बड़ा खतरा होता है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अब जैसे हम बात करेंगे अभी डैम की, एक डैम बनाने के लिए, अब जैसे हम स्पेशली अपने इधर रामबन डिस्ट्रिक्ट में बघलियाड़ डैम की बात करेंगे। जब इस बघलियाड़ डैम को बनाया गया था तो इसके पीछे दरिया के किनारे पर पाए जाने वाले तमाम जानवर, तो उन सबों का नेचुरल हैबिटेट जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि पानी जब ऊपर आ गया था जाहिर सी बात है कि उनका वो उसमें मर गए, उसमें डूब गए, उनकी वो जो वहाँ की स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से यानी जो शहर बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, दूर दूर तक जंगलों को काट लिया गया है, तो इस तरह से जो जानवर हैं उनका रहने का अब कोई ठिकाना नहीं है। तो उनका जो रहने सहने का सारा तरीका जो था और जगह जो थी वो इंसान ने अपने कब्ज़े में ले ली है, और उनकी जगह, उनकी रहने की जगह ख़त्म हो चुकी है। फिर डिफ़ॉरेस्टेशन की बात करेंगे तो डिफ़ॉरेस्टेशन, हर जगह में जंगलों की कटाई हो रही है, हम अपने खेती बाड़ी को बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सी एक्टिविटीज़, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के उस एरिए के जो लोकल में वहाँ पर जो वेजिटेशन है और साथ में जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। साइल इरोजन, जब जंगल कट रहे हैं, जंगल कटने के साथ साथ साइल इरोजन हो रहा है। अब साइल इरोजन जब हो गई तो साइल इरोजन होने के साथ ही जो जानवर हैं और जो प्लांट्स हैं उनकी जो वेजिटेशन है और साथ में जानवरों के जो जो रहने की जगह होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जब साइल ही नहीं रहेगी तो जानवर कहाँ रहेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर, गाँव के बच्चे 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के और तकरीबन 15, 16, 17 साल तक सारे बच्चे अपनी भेड़ें और अपनी बकरियां चराने के लिए जंगलों में जाते हैं। तो वो अपने साथ खेलने के लिए माचिस की डब्बियों को ले जाते हैं, जिसकी वजह से मैच बॉक्सेस, वो कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है लेकिन बच्चे ले जाते हैं, और जंगल में वो अपने बैठने के लिए या उन्हें जब ठंड लगती है तो वो आग जलाते हैं। उस आग जलाने की वजह से वो लापरवाही से उस आग को वहाँ वैसे ही छोड़ देते हैं और वो आग भयानक शक्ल अख्तियार करती है, सारे जंगल को जला देती है। ये कभी कभी नेचुरल तरीके से भी लगती है कि जब लाइटनिंग की वजह से, कभी कभी लाइटनिंग ज़्यादा किसी सूखे दरख्त पर पड़े तो तब भी वहाँ से आग निकल सकती है और वो आग भयानक शक्ल अख्तियार कर सकती है। लेकिन नेचुरल की तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे हैं उनको हम समझा सकते हैं कि ये जो मैच बॉक्स है ये कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है, इसको जंगल में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये हम समझा सकते हैं। जो जो बच्चे हमारे अगर कोई फॉरेस्ट फायर की वजह बनते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं। उसके बाद सुनामी। अब सुनामी कई बार नेचुरल तरीके से आती है तो कई बार मैन मेड तरीके से आती है। जैसे जैसे अभी
जितनी ज़्यादा वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, या इंसान जो अपने तरीके से नेचुरल चीज़ों की एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से सुनामी आएगी। तो वो जब सुनामी आएगी तो वो किसी का घर नहीं छोड़ेगी, वो चाहे एनिमल्स होंगे, चाहे प्लांट्स होंगे, चाहे ह्यूमंस होंगे, क्योंकि जहाँ तक सुनामी का फैलाव आएगा वहाँ तक कुछ नहीं बचेगा। वो चाहे इंसानी जान हो, इंसानी घर हो, नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ नहीं छोड़ेगी। उसके बाद लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड में भी डिफॉरेस्टेशन का ही रोल है कि हम जंगल को काटते हैं। जंगल काटने की वजह से ज़मीन की जो मिट्टी है वो आपस में एक दूसरे को नहीं पकड़ सकती, उसकी एक दूसरे के साथ जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, और लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत से जानवरों के घर और बहुत से पौधों का नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ तक लैंडस्लाइड जाती है वहाँ तक यानी जानवर, पौधे, वो सारे उसमें दब जाते हैं। फिर पोचिंग बहुत से जैसे अभी कुछ साल पहले एक वेरप्पन मारा गया था साउथ स्टेट में, तो वहाँ पर उसका काम ही यही था, जंगली जानवरों को मारना और उनके पार्ट्स जो थे वो उनको बेचना। तो इस तरीके से यानी जैसे लायन, हाँ, टाइगर, एलिफेंट, ऐसे ऐसे जानवर, उनके नाखून, उनके दांत, उनकी हाइड यानी उसका जो चमड़ी होती है वो, उसकी आइज़, उसका बहुत सा सामान जो है वो, उसका एक एक पार्ट वो बिकता है, उसको बेचा जाता है और उससे कमाई की जाती है, पैसे कमाए जाते हैं। इस तरह से जो पोचिंग है ये भी एक्सटिंक्शन के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। तो ऐसे तो ये सारी ही वजह हैं, सारी ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है दोनों ख़तरे में हैं। कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है यानी कुछ टोटली ख़त्म हो चुकी हैं, और कुछ अभी ख़तरे के निशान पर हैं। यानी अगर इनको बचाने के लिए अगर सख्त से सख्त कोशिश नहीं की गई, सख्त से सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो एक दिन दूर नहीं होगा जब ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से हम हाथ धो बैठेंगे और हमें ये नहीं पता कि इनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और फिर हमारा रहना भी नामुमकिन है। तो इस तरह से हम कल अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो है कि कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। थैंक यू।